बहू की गोद में सास। नीता की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। अच्छा खासा 3 मंजिला का घर था। रोहित का माता भी अच्छा था, तो नीता के माता पिता ने भी ज्यादा सोचे बिना चट मंगनी और पट शादी करके नीता को विदा कर दिया। शादी के बाद नीता ढेरों सपने सजाकर अपने ससुराल आ तो गई थी, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि इस ऊंची दुकान के पकवान फीके निकलने वाले हैं। शादी के अगले ही दिन, बेटा नीता, अब तुम आ गई हो तो हम गंगा नहा लिए समझो। अब हमारा तो हो गया रिटायरमेंट, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। उस समय तो नीता सास की इन बातों का मतलब ज्यादा समझ नहीं पाई, लेकिन जल्द ही सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। नीता के ससुराल में एक कंवारी ननद, एक देवर, सास ससुर और पति थे। सुबह 6 बजे नहाकर तैयार होने के बाद जब वो रसोई में पहुंची तो उसका सर ही चकरा गया। रात के झूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रसोई में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। नीता ने जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अभी बर्तन धुल भी नहीं पाए थे कि ननद अंजलि किचन में आ गई। भाभी, जल्दी से नाश्ता लगा दो और हाँ, मेरा टिफिन भी पैक कर देना, वो ना मुझे आने में लेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। नीता बर्तन साफ करने के बाद जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाने लगती है। भाभी, मम्मी तो बोल रही है कि आज से सारे कामों की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप जल्दी से ना मेरी शर्ट प्रेस करके दे दो, नहीं तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। प्रेस तो आप बाहर से करवा लो, मैं किचन में बिजी हूँ। एक काम करो, अपने भैया, अंजलि और अपने खुद के हफ्ते भर के कपड़े ले जाकर धोबी को दे आओ, वो प्रेस करके लौटा देगा। यह क्या बात हुई बहू? छोटे ननद और देवर अपने बच्चों के समान होते हैं, अब उनके काम करने की आदत डाल लो। आज कपड़े बाहर से प्रेस कराने को बोल रही हो, कल को खाना भी बनाने से मना कर दोगी। ऐसा तो चल गया ये घर। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, आप ज़रा देर रसोई संभाल लीजिए। अरे राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया है। ये पहली बहू देखी है मैंने जो सास को काम बता रही है। बेटा ज़रा जल्दी उठा करो, तभी ना सारे काम समय से हो पाएंगे, और मुझसे तो उम्मीद लगाना छोड़ ही देना बेटा। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद नीता का मन खराब हो गया था। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे और घर में सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो सालों से ये घर चला रही हो। सुबह के काम दौड़ दौड़ कर ख़त्म करते करते नीता को दोपहर के 12 बज गए थे। पूरे घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, नाश्ता, सारा काम नीता की ही जिम्मेदारी थी। सास रुक्मिणी तो किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगा रही थी। दोपहर में सास ने नीता को एक बार फिर से आवाज़ लगाई। नीता बहू, यहाँ आना ज़रा। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, एक काम करो, लंच में ना कुछ हल्का ही बना लेना। लेकिन माँ जी, सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, सबको लंच पैक करके दिया था ना। अरे बेटा, दोपहर में दोबारा वही सब्जी तो नहीं खा पाऊंगी ना, कुछ और बना लो बेटा। ये भगवान, सुबह 6 बजे से काम में लगी हुई हूँ, इस घर का काम न हुआ, जान को आफत हो गई। अब फिर से सब्जी बनाओ, ऊपर से हर आधे घंटे में मम्मी जी बहू बहू कहकर ऑर्डर देती रहती है। कभी कहती है पानी लाओ, कभी कहती है चाय बनाओ, यहाँ तक कि नहाने के कपड़े तक मुझसे निकलवाती हैं। बेचारी नई नवेली दुल्हन, किसी को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था। घर के लोगों के लिए तो वो जैसे काम करने की कोई मशीन थी, जिसका हर कोई आकर बटन दबाता और अपना काम करवाकर चला जाता। रात हो गई थी। नीता की ननद अंजलि, देवर और पति सभी घर लौट आए थे। पूरा दिन काम करते करते उसकी नस नस में दर्द हो रहा था। खाना बनाने के बाद उसने अपनी सास से कहा, माँ जी प्लीज़ खाना लगाने में मेरी मदद कीजिए ना, पूरा दिन काम करते करते मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे बेटा नीता, अब जितना जल्दी यहाँ के माहौल में ढल जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और मुझे ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। अंजलि प्लीज़ तुम थोड़ी हेल्प करो ना। अरे भाभी, मुझे तो इस रसोई वसोई से दूर ही रखो, मुझसे नहीं होता ये सब, और मैं तो ना आज ही मैनिक्योर करा के आई हूँ। इतनी थकान के बाद भी बेचारी नीता अकेले ही रसोई में काम करती रही। सबको खाना खिलाने के बाद उसने बर्तन धोए और फिर रसोई की साफ सफाई की। अरे यार नीता, अब चलो भी, बाकी का काम सुबह कर लेना। अगर अभी काम खत्म नहीं होगा ना तो सुबह फिर लेट हो जाएगा और मुझे सबकी बातें सुननी पड़ेगी। नीता रोज़ देर रात तक काम करती।
सुबह भी जल्दी ही उठ जाती, फिर भी घर के काम थे जो खत्म ही नहीं होते थे। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि घर में सब उससे खींचे खींचे से रहते थे। क्या बात है रोहित, आप मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ है क्या? मैं देख रही हूँ कि आप आजकल मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या पूरे घर से? घर में सबके लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर भी तो आप ही का है ना। बताइए, आपका कौन सा काम मैंने नहीं किया? मेरे बालों में तुम कभी तेल लगाती हो? कभी पूछती हो कि मैं ऑफिस से कितना थक कर आता हूँ? कभी सोचा कि पति के पैरों की मसाज कर दो? रोहित, पूरा दिन सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मेरे पास, और तुम इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहे हो। रोहित से बहस के बाद नीता गुस्से में बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह घर में मच रहे शोर से नीता की नींद टूटती है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भाभी, मैंने बताया था ना, आज मेरे कॉलेज में सेमिनार है। आपने मेरा कोट प्रेस नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी वाइट शर्ट भी गंदी पड़ी हुई है। हद है तुमसे बहू, इस तरह काम चोरी से घर चलाओगी तो चल चुका घर। अब सुबह सुबह बेचारा क्या करे? हाँ, भाभी को हम लोगों की चिंता ही कहाँ है। इन्हें कहाँ फर्क पड़ता है, हमारा सेमिनार छूटे तो छूटे। माँ जी, ये घर सिर्फ मेरा है क्या? बाकी सभी लोग यहाँ पर मेहमान बनकर आए हुए हैं। या कैसी बात कर रही हो बहू? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। सुबह से लेकर रात तक मैं काम में पिसती रहती हूँ, तब भी किसी को संतुष्टि नहीं है। हर कोई बस शिकायतें ही शिकायतें लेकर बैठा हुआ है। अरे बहू इंसान नहीं होती क्या? और आप माँ जी, आप तो सच में बिल्कुल रिटायरमेंट लेकर ही बैठ गई। और अगर रिटायरमेंट लेना ही था तो कम से कम अपने बच्चों को कोई काम करना तो सिखाया होता। कपड़े प्रेस करने से लेकर रुमाल ढूंढने तक के हर काम के लिए सबको भाभी ही चाहिए। भाभी पूरा दिन पिसती रहे तब भी भाभी तो बुरी ही है ना अंजलि? सही कहा ना मैंने? भाभी की बात सुनकर अंजलि और देवर सुमित धीरे से वहां से खिसक गए। सास रुक्मिणी भी चुपचाप जाकर टीवी देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। हद हो गई बेशर्मी की। इस घर में तो कोई हाथ हिलाने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है सब चिकने खड़े हैं। लेकिन अब इस घर के उल्टे कायदे बदलने का समय आ गया है। अगले कुछ दिन नीता चुपचाप सबका काम करती रही। फिर एक दिन काम करते हुए नीता चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? रोहित बेटा जल्दी आओ, देखो तो नीता बेहोश हो गई है। माँ की बात सुनकर रोहित दौड़ते हुए रसोई में आता है और पानी की छींटे मारकर नीता को होश में लाता है। अरे बेटा क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गई? मैं आपको बताने वाली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह 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 वाह, राम जी ने सुन ली मेरी। अब तो मैं अपनी गोद में पोता खिलाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बोल रही हो नीता? क्यों नहीं चाहिए? अब इस घर में बच्चों की कौन सी कमी है जो मैं अपने लिए एक और बच्चा लेकर आऊँ? तुम्हारे भाई बहन भी तो अभी तक बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही हैं। अभी मुझे सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं चाहती। अपनी माँ से पूछो, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उन्होंने रसोई में कदम भी रखा है। प्रेगनेंसी में मुझे भी तो आराम चाहिए होगा। और माँ जी का कहना है कि बहुएं आराम नहीं करती। बहू आराम करेगी तो फिर ये घर कैसे चलेगा? अरे बेटा शुभ शुभ बोल, पहली बार खुशखबरी आई है और तू मनहूस बातें कर रही है। मान लिया मैंने कि मुझसे गलती हो गई। सच में बहुत काम करवाया तुझसे। और रसोई का क्या है बहू, वो तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मैं सोच रही हूँ अंजलि की भी अब शादी की उम्र हो रही है, थोड़ा काम इसे भी सिखा देती हूँ। और सुमित, रोहित, तुम भी कान खोल कर सुन लो। अपने कामों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। मेरी बहू कोई मशीन नहीं है। हाँ नीता, मैं घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगवा देता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप मेरी मदद कराने के लिए इतनी जिद कर रही हैं तो मैं मान जाती हूँ। रात को अपने कमरे में। बोलो कैसी एक्टिंग की मैंने? एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा ही आ गया। पता है आज तो पूरा दिन माँ जी मेरे साथ ही काम में हाथ बटाती रही। लेकिन ये झूठी प्रेगनेंसी का क्या करेंगे? झूठी नहीं है, आप सच में पापा बनने वाले हो। क्या? इसके बाद नीता के ससुराल के कायदे बदल जाते हैं और सास बहू मिलकर घर गृहस्थी चलाने लगती हैं।